हवा से कहो तुम्हारे खालीपन भरे, अंधेरे से कहो तुम्हें नदी पार कराए, आसमान से कहो तुम्हें मकान ढूंढ दे, सड़कों से कहो तुम्हें काम पर लगा दे, शब्दों से कहो नहीं, शब्दों से कुछ मत कहो। यह कविता है हमारे दौर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वरिष्ठ सर्जक रमेश चंद्र शाह जी की। साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में आज मेरे साथ रमेश चंद्र शाह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका भी। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, कवि, कथाकार, प्राध्यापक, आलोचक, निबंधकार रमेश चंद्र शाह का जन्म 1937 में अब के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की, उसके बाद आगरा चले आए। आगरा से आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की। आप उसके बाद अध्यापन से जुड़ गए, मध्य प्रदेश में रहे, भोपाल के हमीदिया महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद निराला सृजन पीठ से लंबे समय तक जुड़े रहे निदेशक के रूप में और दिसंबर 2000 में वहां से सेवानिवृत्त हुए। इस बीच आपने सृजन कर्म की कोई ऐसी विधा नहीं होगी जिसमें लेखन न किया हो। सैकड़ों रचनाएं लिखी, बहुत सारे उपन्यास, संकलन, ग्रंथ आपके आए, जिनमें से कुछ का नाम लूं मैं तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, आखिरी दिन, पुनर्वास, आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू, असबाब ए बिरानी, इस तरह के उपन्यास जो बहुत ज्यादा चर्चित रहे। कहानी संग्रह मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, प्रतिनिधि कहानियां, बहुत सारी कहानियां अखबारों में, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में छपती रही। निबंध संग्रह रचना के बदले शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, पढ़ते पढ़ते, स्वधर्म और कालगति, कविता संग्रह कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद को, देखते हैं शब्द भी, अपना समय, चाक पर, उपलब्ध। इसके अलावा यात्रा संस्मरण, एक लंबी छां, आलोचना की बहुत सारी पुस्तकें आई जिनमें छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर, वागर्थ, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय, वागर्थ का वैभव, अज्ञेय का कवि कर्म, आलोचना का पक्ष, समय संवादी, जयशंकर प्रसाद तथा अज्ञेय पर साहित्य अकादमी के लिए मोनोग्राफ, तनाव पुस्तकमाला के अंतर्गत भी 4 पुस्तिकाएं आपकी आई, साक्षात्कार पुस्तक मेरे साक्षात्कार, मारा जाई खुसरो नामक नाटक के अलावा रासोमन नाटक का मटिया बुर्ज और कैथलीन रैन की कविताओं का छंद और पक्षी नाम से अनुवाद किया। इसके अलावा प्रसाद रचना संचयन, अज्ञेय काव्यस्तबक, निराला संचयन का संपादन किया। कुछ बाल कविता संग्रह भी आपके प्रकाशित हुए, बाल नाटक भी आपने लिखे और अकेला मेला नामक एक डायरी पुस्तक भी आपकी आई जो काफी चर्चित रही। उस डायरी में आपने बहुत सारे लंबे समय अपने सृजन काल को जो पढ़ा है उसको और जो अनुभूत किया है, दर्शन से लेके, आध्यात्म से लेके और जो भी भौतिकवाद, जितने भी तरह के वाद हैं उस पर आपकी जो अपनी दृष्टि रही है उसको उन्होंने लिखा है। शाह जो है अपने दीर्घ सृजनात्मक जीवन में बहुत सारे सम्मान से नवाजे गए हैं, जिनमें कुछ समय से मिले तो कुछ विलंब से मिले। बहुत सारे पुरस्कार आपको बहुत सही समय पर मिले और कई पुरस्कार ऐसे भी थे जो काफी विलंब से मिले, जो आपको समय से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस पर हम जब अभी बात करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ सम्मानों का उल्लेख मैं कर दूं। आपको उपन्यास पूर्वापर भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का, गोबर गणेश और आलोचना पुस्तक छायावाद की प्रासंगिकता तथा काव्य कृति
नदी भागती आई पर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का सम्मान मिला। निबंध संग्रह स्वधर्म और कालगति पर मध्य प्रदेश हिंदी संस्थान का महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान मिला। 87-88 में आपको मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग ने शिखर सम्मान से सम्मानित किया। 2001 में के बिरला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान से सम्मानित किया। भारत सरकार ने सन 2004 में आपको पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया और 2014 में उपन्यास विनायक के लिए आपको साहित्य अकादमी सम्मान मिला, जो लगभग 78 कृतियां प्रकाशित होने के बाद मिला था। मैं ज्यादा समय शाह साहब के परिचय में न लेते हुए सीधे उन्हीं से बात करूंगा। हालांकि एक लंबी सृजन यात्रा के बीच में, अकादमिक यात्रा के बीच में, बहुत सारा प्रचुर लेखन के बीच में किसी भी रचनाकार को उसके अतीत में ले जाना एक बड़ा काम है। फिर भी मैं सर आपके बचपन से शुरू करता हूं। अल्मोड़ा की यादों से हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, किस परिवार में आपका जन्म हुआ, वहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल था और वहाँ से आप किस परिवेश में, मतलब किस परिवेश में पले बढ़े और विद्यालय की आपकी शिक्षा रही। काफी लंबा सवाल है। मैं अल्मोड़ा में जन्मा, जो कि सौभाग्य समझता हूँ अपना। शायद उस जमाने में भी कहा जाता था, बाहर के लोग भी कहते थे कि इतना साक्षर नगर कोई दूसरा है नहीं। लेकिन मेरा जो आकर्षण है अपने जन्म स्थान के प्रति, वह दोहरे कारण से। ऐसे सुंदर शिखर, एक तरफ तो घोर जंगली एकांत अरण्य का ऐश्वर्य, आरण्यक परिवेश, और दूसरी तरफ हमारा घर जहाँ था वो ठेठ बाजार में, चहल पहल भरे परिवेश में, बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा। ये मेरी मनोरचना को इस द्वैत ने निश्चय ही प्रभावित किया होगा, क्योंकि एक तरफ तो आरण्यक परिवेश सवेरे में चला जाता था, 5 बजे निकल जाता था और करीब 11 बजे से पहले वापस नहीं लौटता था। उधर वो कासार देवी की तरफ जंगल वंगल सब, वहीं घंटों में बैठा रहता था। कभी कभी कविताएं भी लिख लेता था प्रेरणा होने पर, बड़ा आनंद है। और उसके बाद लौट करके फिर वो तुमुल कोलाहल कलह में बाजार के, वो भी उतना ही रंगारंग, उतना ही चमत्कृत करने वाला मुझे लगता था। मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी है, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि ये दो विरोधी ध्रुव भी मुझे नितांत अपने सगे लगे। आरण्य के एकांत जंगल का, जहाँ कोई स्वर ने, कोई मानव स्वर नहीं सुनाई देता, सिर्फ पक्षियों की आवाज है। घंटों में किसी पहाड़ की ढलान पर बैठा रहता था। तो ये, और दूसरे ये जो बाजार का परिवेश था, कोई चाल ढाल दूसरी चाल ढाल जैसी नहीं, कोई आवाज, कोई कंठध्वनि दूसरी कंठध्वनि जैसी नहीं। अपार वैविध्य मानव गुणों का, विशेषताओं का अपार वैविध्य। इसमें भी मुझे समान, कोई कहेगा कि ये दोनों बिल्कुल विरोधी बातें हैं, इनमें समानता कैसी, लेकिन है। इसी ने मेरी मनोरचना को प्रभावित किया। एक ने शायद ये जो प्रकृति प्रेम है, एकांत का प्रेम है, इसने मुझे मेरे भीतर सोए हुए कवित्व को जगाया, और दूसरी तरफ जो मानव वैविध्य का आकर्षण है, तरह तरह के कंठस्वर, तरह तरह की आवाजें, और इतना कलह भी, कोलाहल भी, उतना ही प्रेम भी, उतना ही, ये जो है इसने मेरे कथाकार को उन्मेष दिया होगा स्वभावतः, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये एक दोनों ही मेरे लेखक के सहयोगी, लेखकत्व को संवारने वाले, उसको जन्म देने वाले, प्रभावित करने वाले साबित हुए। ये तो आपके जो आपका सृजन करता है, जो आपका सर्जक है, जो आपको बतौर लेखक और बतौर कवि स्थापित करता है,
यह उसके अंकुरण की बात हुई। मैं आपके निजी जीवन में आपका अपना परिवार, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके स्कूल के दिनों को भी जानना चाहता हूं। हमारे श्रोताओं को होता क्या है कि हमारे जो वरिष्ठ कथाकार, रचनाकार, कवि हैं, उनके बारे में, उनको पढ़ के उनके सृजन कर्म के बारे में तो हमारे जितने भी दर्शक और श्रोता हैं, साहित्य प्रेमी हैं, वो जानते हैं। लेकिन साहित्यकार का जो अपना जीवन है, जब वह पढ़ रहा होता है, जब वह समझ रहा होता है, जब वो ककहरा समझ रहा होता है, और जो स्कूल कॉलेज के दिनों में हर चीज का, परिवेश का तो महत्व होता ही है, लेकिन उसकी अपनी अब निजी जीवन के बारे में लोगों को बहुत आकर्षण रहता है और बहुत कम मिलता है। कुछ साहित्यकार आत्मकथाएं लिखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, और जो लिखते भी हैं वह इस डिजिटल दुनिया में, जिस दुनिया में हम अभी बात कर रहे हैं, आप भोपाल में बैठे हैं और मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, नोएडा अपने स्टूडियो में, और हम बात कर पा रहे हैं। तो यह जो पीढ़ी है जो केवल डिजिटल दुनिया को जानती है, उस दुनिया पर हमारे बड़े साहित्यकारों का अपना जीवन आ सके, हमारी कोशिश ये भी है। तो मैं आपके अपने परिवार और उस विद्यालयी जीवन के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। हम कोई बहुत संपन्न परिवार में नहीं थे। हमारे पिताजी जो थे वो संगीत और सत्संग के अनुरागी थे। उनका अधिकतर समय उसी में जाता था। एक दुकान छोटी सी करते थे वो, सब्जी भाजी की, लेकिन उससे घर चल नहीं सकता था। तो हमको हमारे घर को चलाने का सारा श्रेय, सारा उद्यम हमारे चाचा को है, जो पूरन लाल शाह नाम था उनका। तो वो बहुत उद्यमी थे। उन्होंने किसी तरह से एक दुकान खड़ी की थी, वो चलती थी, तो इसलिए घर भर का उससे पालन पोषण उसकी वजह से हो जाता था। तो हमने बड़ा संकटपूर्ण समय भी देखा, चीज़ों की कमी, गरीबी, अभाव, लेकिन इस सब के बावजूद एक ऐसी रौनक, ऐसी जिंदा दिली हमारे लोगों के स्वभाव में है, वहाँ पहाड़ी लोगों के, अल्मोड़ा के लोगों के, कि वो संस्कार भी मुझ में बहुत गहरे बैठा हुआ है। घोर दुख दारिद्र्य के बीच में भी अभूतपूर्व ऐसी जिंदा दिली, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा हास्य विनोद, व्यंग्य विनोद, संगीत, गाना बजाना, सैर सपाटा, तो हर तरह से बड़ा सारे। तो ये दोनों विरोधाभास जो है ना जिंदगी के, एक तरफ बड़ा दुख दारिद्र्य, अभाव, चिंताग्रस्तता, और दूसरी तरफ ये मस्ती, ये बेफिक्री, और ऐसा व्यंग्य विनोद, हास परिहास का ऐश्वर्य। तो ये भी एक मानव चरित्र की, मानव स्वभाव की जितनी भी खूबियां हो सकती हैं, जितने भी उसके प्रकार हो सकते हैं, मानो हमने अपने ठेठ बचपन में ही देख लिए थे वे सब। तो ये था हमारा परिवेश। और हम वहाँ ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, GIC, वहीं दर्जा 3 में हम भर्ती हुए। तब तक तो बिल्कुल अशिक्षित बिल्कुल होने का आनंद उठाया, कई बरस तक स्कूल ही नहीं गए, और फिर वहाँ दर्जा 3 में हमारा प्रवेश हुआ। तो वहाँ दर्जा 3 से लेकर दर्जा 12 यानी इंटरमीडिएट तक हम उसी कॉलेज में पढ़े। और जब हम प्रविष्ट हुए थे उसमें, जो प्रवेश की परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रथम आए। और सौभाग्य संयोग की बात है, जब हमने उस कॉलेज से विदा ली आखिरी इंटर साइंस में, इंटरमीडिएट, उसमें भी हमने टॉप किया, उसमें भी अव्वल आए। बस जिंदगी में 2 ही बार हम फर्स्ट और अव्वल आए हैं उस कॉलेज में। बाकी हमें ऐसी महत्वाकांक्षा थी ही नहीं, बल्कि हमें जो ज़्यादा पढ़ाकू किस्म के फर्स्ट आने वाले लड़कों थे उन पर हमें दया आती थी कि ये, इनको वो मैसर ही नहीं है वो जीवन का आनंद जो तरह तरह की दुकान की रद्दी में किताबें आती थी ना, उसमें टॉल्स्टॉय का वॉर जी एंड पीस, उसका हिंदी अनुवाद सोचिए आप, और कहने क्या क्या साहित्य की किताबें रद्दी के भेष में हमसे मिली। महान साहित्य हमसे रद्दी के भेष में ही मिला, बिना यह जताए कि वह महान साहित्य है, लेकिन संस्कार तो उसका, प्रभाव तो महान साहित्य का ही पढ़ना था और पढ़ा।
तो ये वहां से आप इलाहाबाद कैसे पहुंचे? इलाहाबाद हाँ, मतलब इलाहाबाद निवासी इसलिए इलाहाबाद पहुंचे के। कि हम यहाँ से इंटर साइंस में हमने टॉप किया था। तो इलाहाबाद की बड़ी महिमा थी साहब। हर पहाड़ी बच्चे की आकांक्षा होती थी कि उसकी पढ़ाई आगे चल के बीए बीएससी जो भी करना है उसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करे या लखनऊ यूनिवर्सिटी से करे। अब लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में तो हमारे लिए इलाहाबाद ही अधिक यानी आकर्षक था। तो हम इलाहाबाद चले गए, वहाँ में एडमिशन भी हो गया हमारा। तो बीएससी के 2 साल हमने वहाँ साइंस की पढ़ाई की। और बड़े बड़े लोगों ने, जिनके नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों ने हमें पढ़ाया। हम आगे भी साइंस की ही पढ़ाई करते, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि हमारी आंखें बहुत खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुमको गैलपिंग मायोपिया है, तुमको आयराइटिस भी है, तुमको ये ग्लोकोमा भी होने वाला है। डरा दिया बुरी तरह से। तो छोड़ो अब तुम, कोई खेती बाड़ी का होता है तुम्हारे वहाँ? अरे हम हमारे वहाँ कहाँ खेती, हमारे पास कोई जमीन हमीन नहीं है, हैं? तो क्या तुम चले जाओ किसी तरह से अपने किसी आनंद से किसी स्कूल में चले जाओ, किसी देहाती स्कूल में, और दिन भर प्रकृति की शोभा निहारो। भाई यही काम है तुम्हारा, पढ़ने लिखने का नहीं। पढ़ना लिखना छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम 5-6 साल के भीतर अंधे हो जाने वाले हो। ऐसा खुद सबसे बड़ा डॉक्टर कह रहा है। दिमाग खराब कर दिया उसने हमारा। खैर, तो इस तरह से हमने फिर ये छोड़ा। और एक बाड़ी छिना नामक जगह थी, है, गांव जैसा था वो, लेकिन खूब खुली हुई बिनसर की चोटी वहां से दिखती थी और पहाड़ की ऊंचाई पर स्कूल था। तो मनोरम दृश्यों का कोई अकाल नहीं, अपने आनंद से तो वो सब रहा। और फिर वहां से हर हफ्ते लौट आते थे अपने घर अल्मोड़ा। तो वहाँ फिर वही बाजार का कोलाहल और वो रंगारंग घोर अरण्य और घोर मानव कोलाहल। तो इनके बीच में हमारी, वहाँ से हमने फिर प्राइवेटली हमने एमए किया अंग्रेजी। प्राइवेटली भी हमने, हमारी सेकंड पोजीशन आ गई आगरा यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में। तो तुरंत तत्काल हमको एक गंज डुंडवारा कॉलेज एक हुआ करता था एटा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से लेक्चरर की पोस्ट पर हमारी नियुक्ति फौरन हो गई। तो हम वहाँ चले गए। यही सब रहा हमारा। तो पीएचडी आपने किस विषय पर, किस पीएचडी का आपका हमारी सब्जेक्ट क्या था? पीएचडी थीसिस जो है, मेरा ख्याल है जो सबसे ज्यादा पढ़ी गई होगी स्वयं लेखकों द्वारा, उन थीसिसों में से एक है। इस बात का हमें गर्व है, कमाया हुआ गर्व, खाली खोखला गर्व नहीं। उसका नाम था ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टी.एस. एलियट एंड डब्ल्यू.बी. येट्स, 2 महाकवियों का, विलियम जी बटलर जी। येट्स और टी.एस. एलियट, इनका तुलनात्मक अध्ययन उन पर पड़े भारतीय प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, तो दोनों पर, दोनों भारत से काफी संपर्कित रहे, काफी उन्होंने प्रभाव भी रहा उन पर। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी दोनों, ये हमारे थीसिस का विषय था, जो कि इस देश से ज्यादा उसकी परदेश में चर्चा हुई। अमेरिका में, जी जी। इंग्लैंड में जितनी खूब उसकी रिव्यूज हुई, काफी शोहरत हुई उसकी, वह किताब की। ये बताएं आप कि आप हाँ जी। अंग्रेजी अंग्रेजी के आप जो है आपका अध्ययन का विषय रहा विज्ञान के, आप हाँ बुनियाद आपकी हाँ। विज्ञान में रही। और हम्म आपने खुद 12th में और ग्रेजुएशन में भी अगर डॉक्टर ने हम्म, आपको सलाह न दी होती कि आंख हाँ आपकी खराब है, तो हाँ। आप तो शायद हम फिजिक्स विज्ञान में में ही करने वाले होते। थे। हाँ हाँ, जी हम फिजिक्स में करने का पक्का इरादा रखे हुए थे। ये जो मुरली मनोहर जोशी जी है ना, ये तो वह फिजिक्स जी। के नए नए प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। तो ये इनके जिस पर काम है उस विषय में हमको बड़ी रुचि थी, है ना। प्रकाश का ही कोई विषय था, वो लाइट का ही, अभी याद नहीं आ रहा एकदम से, है। तो हम उसमें करना चाहते थे। तो अच्छा ही हुआ, जो होना होता है, जो अच्छा होना होता वही होता है। नहीं, अच्छा ही हुआ मेरा हम अपनी असली मेरे दुनिया में लौट आए। जी, मेरा सवाल यही है, आपकी जो असली हाँ दुनिया है वो ये है कि हाँ आपके पाठ्य का विषय और भाषा जो है वो अंग्रेजी थी और हाँ लिखना आपने हिंदी में शुरू किया।
या हिंदी में खूब लिखा और ऐसी पहचान बनाई जो पहचान जहां पहुंचना हर लेखक का एक अपना उद्देश्य होता है। हर लेखक की यह इच्छा होती है कि वह एक बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचे। और मैं आपके लेखन में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं, एक इतना बड़ा समृद्ध पाठक वर्ग आपने पूरे देश में बनाया है। और आपकी किताबों की संख्या भी ये बताती है कि आपने प्रचुर लेखन किया और कभी रुके नहीं। तो आखिर आपने हिंदी को अपने लेखन का माध्यम कैसे बनाया? देखिए, इसमें हमारी कोई श्रेय की बात नहीं है, कोई तारीफ की बात नहीं है। मैं समझता हूँ अगर मनुष्य अगर जन्मजात कवि है, तो कवित्व तो उसका अपनी मातृभाषा में ही, जिस भाषा में उसने हँसना, रोना, खिलखिलाना, विलाप करना सब कुछ किया है ना, उसी भाषा में ही तो उसका कवित्व विकास पा सकता है। तो इसमें कोई श्रेय की बात नहीं है। ये है कि हमने अंग्रेजी में भी लिखा, है ना? लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया ये वो हमारी महत्वाकांक्षा का विषय नहीं था। और किताबें, विद्वत्ता की किताबें हमने अंग्रेजी में भी लिखी, वो काम की हमने किया। लेकिन कविता, उपन्यास, कहानी, इसके लिए तो सहज माध्यम जो हो सकता था, हमारी अपनी मातृभाषा जिस पर हमें गर्व था, जिसको हम समझते थे, क्योंकि आखिर किन लोगों से के संपर्क में आए हम, जिन हिंदी के लेखकों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए, वे सब हिंदी के महारथी थे। रथी नहीं, अतिरथी नहीं थी, नहीं बल्कि महारथी थे वो। उनके संसर्ग में हम आए। तो हिंदी की शक्ति का, उसकी सात्विक कठोरता का जैसा प्रभाव हम पर पड़ा, तो और किसका पड़ सकता था। तो इसलिए इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। अच्छा हुआ कि हमने अंग्रेजी हमको आती नहीं थी, अंग्रेजी हमारी कोई कच्ची ही अंग्रेजी थी। लेकिन हम कह दिया, किसी ने चुनौती दे दी कि अंग्रेजी में लाके दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। तो उस तरह से, और फिर पता चला कि साहब अंग्रेजी साहित्य जो है इतना स्वादिष्ट, इतना रसेदार, इतना आनंददायी, इतना वैविध्यपूर्ण है, तो डूब गए उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी से विरक्त हो गए। हिंदी की कीमत पर, हाँ, हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी से रोमांस नहीं किया हमने। वो असली जो है तो हिंदी ही थी, है ना? इसी का सर, अपने आप ही होता है। आपने बहुत महान अंग्रेजी के प्रेम कवियों पर तुलनात्मक अध्ययन किया और हाँ। पीएचडी की। आपके जीवन में प्रेम कब आया और कितनी बार आया? ये तो हंसी आ रही है हमको ये प्रश्न सुन के। वो क्या है ना, एक बड़े भारी कवि हुआ है, संभवतः शेक्सपियर की ही पंक्ति हुई है, इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। प्रेम करने में और उस प्रेम को खो देना, ये अच्छा है, ज्यादा सौभाग्यशाली घटना है बनिस्पत इसके कि आदमी कभी जाने ही नहीं कि प्रेम क्या चीज है। मैं इससे 100% सहमत हूँ, इस बात से ये सत्य है, क्योंकि हमने उस पराकाष्ठा को भी जाना है प्रेम की। और उसमें मिलने वाली जो अवश्यम भावी, जो उत्कट प्रेम प्रसंग होता है, जरूरी नहीं है कि वो विवाह में, दाम्पत्य में परिणत हो ही जाए, बल्कि ज्यादातर संभावना इसी बात की है कि वह ट्रेजेडी में ही घटित वो हो ही नहीं सके कभी। ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ तो तो भाई, लेकिन वो ऐसा है, उसको जिसको जाने बिना आप मानव मन की अथाह गहराइयों में गोता लगा ही अपने को, भावनात्मक गहराई को भी प्रेम से जानता है, प्रेम में जानता है, प्रेम की अनुभूति में, वो चाहे त्रासदी हो चाहे कामदी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वह आपके मन की गहराइयों को छूता है, पकड़ता है, और उसमें आपको अपने भीतर का जो भी स्पेक्ट्रम है, ये भीतर का आपकी जो अंतः सत्ता है, भावात्मक सत्ता है ना, जितना बड़ा इंद्रधनुष आप भावनाओं का, अनुभूतियों का आप जानते हैं प्रेम के माध्यम से, वो तो पूरी। तो
तो वो तो एक अवश्यंभावी अनुभव है जो कि आपको संस्कार देता है। संवेदना आपके संस्कार को भी प्रभावित करता है, आपकी संवेदना को भी प्रभावित करता है। अभी हमारी चर्चा में आपने कहा कि आपके जीवन में हिंदी साहित्य के बहुत सारे महारथी हाँ। आपके निकट संपर्क में रहे। मैं उन महारथियों के बारे में, कुछ के बारे में जानना चाहता हूं। पहले तो बहुत सारे जो महारथी थे उन सभी का नाम, और कुछ के हाँ। बारे में कुछ विशेष अनुभूतियां जो हैं वो हमारे दर्शकों के साथ आप बांटे तो हाँ। अच्छा हो। मेरी 2 किताबें हैं, एक का नाम है आवाहयामी, मैं आवाहन करता हूँ आपका। तो जितने भी महान साहित्यकारों से मैं मिला, व्यक्तिगत रूप से जिनकी घनिष्ठता, जिनका प्रेम, जिनका सामीप्य मैंने पाया, उनके बारे में मैंने लिखा है। उसका नाम है आवाहयामी। उसमें जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, अब मेरे हमारे अपने पहाड़ के ही कवि, और बालकृष्ण राव से बड़ी घनिष्ठता हो गई थी हमारी। वो पत्रिका निकालते थे ना, क्या नाम था उसका, सबसे पहले उसी पत्रिका में, माध्यम नाम की पत्रिका थी वो, सबसे पहले हमारी कविताएं और कुछ लेख भी उसी में छपे थे हमारे। तो ऐसे अनेक जी। अनेक लोग हमारे जीवन में आए जिनसे हमारा व्यक्तिगत संपर्क रहा, तो उनके बारे में हमने लिखा है। वो किताब ही है, पूरी हर एक के बारे में हमने लिखा है। कई कवि है उसे, गजानन माधव मुक्तिबोध, जिस महान साहित्यकार को मैंने अपने जीवन में पहला व्यक्तिगत पत्र लिखा और जो मेरी अनमोल विरासत है मेरे लिए, वो थे मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत ही रोचक प्रसंग है वो, उनके बारे में मैंने लिखा ही है, पूरा संस्मरण ही लिखा है, तो यहाँ उसको वो करना जरूरी नहीं है। इतना ही कि वो बीमार थे, भोपाल के अस्पताल में भर्ती होकर आए थे, तब मैं मिला था, और वो पहली और आखिरी भेंट थी, लेकिन वो मेरे समूचे जीवन को प्रभावित किया उन्होंने, मेरे साहित्यिक जीवन को। तो मैंने उसको वो चिट्ठी दी थी कि पढ़ो इसे, पत्र कैसे लिखा जाता है ये जानो, है ये उन्होंने कहा मुझसे, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं ढूंढता रहा, वो चिट्ठी खो गई, वो पता खो गया, तो मैं लिख नहीं सका, वो जवाब नहीं दे सका आपके पत्र का, मुझे बड़ा खेद है इस बात का। तो लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि पता चला मुझे, वीरेंद्र कुमार जैन जो थे, जो बाद में मेरे ससुर भी बने हैं, तो वो मुक्तिबोध के सहपाठी, बहुत ही घनिष्ठ सहचर मित्र थे। कि मुक्तिबोध तब बीमार थे, वहाँ भोपाल में ही अस्पताल में थे, तब हम मिलने को गए थे। तो उन्होंने जैसे ही परिचय कराया, एक केशु नामक कवि थे यहाँ, उन्होंने तो उन्होंने कहा, अरे हरिशंकर परसाई भी बैठे हुए थे वहीं पर, तो उन्होंने कहा, अरे भाई वो आपने इतना सुंदर पत्र मेरी चौराहे नाम की कविता को पढ़ के मुझे लिखा था, वो मैंने अपने बेटे को भी दिखाया था, जो आपने उस पर पढ़ कर लिखा था मुझे, कि देखो पत्र कैसे लिखा जाता है। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हाँ वो पत्र खो गया था, और फिर उन्होंने कहा, हाँ हाँ, फिर मुझे आपका पता मिल गया, जो वीरेन है ना, वीरेंद्र कुमार जैन, जो कि भारतीय नाम की पत्रिका निकालते थे, उसमें मेरी कविता पढ़ी, मुक्तिबोध ने मेरी कविता उसमें छपी हुई पढ़ी, तो उन्होंने कहा वो कविता आपकी बहुत सुंदर थी। उन्होंने 6 पंक्तियाँ उस कविता की मुँह ज़बानी सुना दी अपनी याददाश्त से, उस हालत में भी। वो मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय प्रसंग है कि मुक्तिबोध को उस अवस्था में भी मेरी कविता याद थी, और उन्होंने इतनी 6 पंक्तियां उसकी दोहरा दी। ये था मुक्तिबोध। जी। तो ये तो मुक्तिबोध जी के बारे में हुआ। क्या आप अज्ञेय से भी मिले थे? शुरुआत यूँ हुई कि मैं रोज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने घर से जो कि बाज़ार में था, वहाँ से कासार देवी तक 4 मील रोज़ पैदल जाता था, पैदल लौटता था घूमने। एक बार मुझसे किसी ने बताया, मेरे छोटे भाई ने, कांता प्रसाद ने बताया शायद, कि भाई अज्ञे आए हुए हैं यहाँ, वहीं ठहरे हैं जहाँ तुम जाते हो। तो मैं उसी वक्त चल पड़ा शाम को, और पहुँच गया वहाँ, और देखा एक जो सड़क के ऊपर ही बंगला था, उसके बरामदे में कुर्सी में बैठे हुए थे अज्ञे जी। वो पहली मुलाकात थी मेरी।
जब उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे, उन्होंने उन पर मैंने लिखा था, वो पढ़ा था, उनको जानते थे वो, लेकिन वो बड़े चकित हुए। मैंने कहा मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अल्मोड़ा का हूँ, ये जान के बड़ा प्रसन्न हुए वो, बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर वो मानो कि मेरी परीक्षा ले रहे हों, इस तरह से वो कई जगहों के बारे में, जो कुमाऊनी भाषा में शब्द होते हैं ना पहाड़ के लिए, वो सब पूछने लगे। वो इसका मतलब क्या हुआ, इसका, वो जैसे मेरी था ले रहे हो इस तरह से। तो मुझे भी आनंद आया, और मैं भी जितना वो पूछ रहे थे उससे दुगना तिगुना बताता गया उनको। हमने तो यही सुना था ना आगे के बारे में कि साहब वो तो बहुत ही ऐसे किसी से बात ही नहीं करते हैं, और ये है सो है। उससे सर्वथा विपरीत, खूब बोलने वाले, खूब खुश दिल, और बड़े हमें मज़ेदार आदमी लगे अज्ञे जी। तो पहली मुलाकात में ही हम उनके साथ हमारा संबंध जो है बहुत ही जम गया। ये थी पहली मुलाकात। उसके बाद तो फिर उनका ये रहता था कि भाई तुम जब भी दिल्ली आओ तो हमारे घर ही रहा करो। तो 7 साल तक हर विंटर वेकेशन मैंने दिल्ली में उनका जो घर था ना कैवेंटर लेन, वहीं मैं ठहरता था उनके पास ही। एक बार मैं गलती से नहीं, राजीव बोरा मेरे बहुत ही, गांधी शांति प्रतिष्ठान के वो थे, वो चेयरमैन उस वक्त, तो उनका बड़ा आग्रह था, उनके घर चला गया मैं। अब साहब ये गे जी जो हैं वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनको बताया फ़ोन करके कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे मित्र हैं राजीव बोरा, और यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान में ठहरा। ठीक है कह के उन्होंने पटक दिया फ़ोन, और 15-20 मिनट के अंदर वो कार लेके वहीं आ धमके राजीव बोरा के घर में। अब बोले कहाँ है आपका सामान, अब बताइए आप। बोले निकालिए, ये है थे। तो खुद अब मैं अपना बांधने लगा होल्ड ऑल, तो उन्होंने कहा अरे एक होल्ड ऑल बांधना भी नहीं आता आपको, है? इस तरह से करके उन्होंने मेरा बिस्तर होल्ड ऑल खुद बांधा उन्होंने, और बोले चलिए। और मैंने राजीव से कहा, मैंने कहा भाई अब क्या करूं, अब ये ले जा रहे हैं अपने घर। तो कोई बात नहीं, कोई बात। बोले क्षमा करिएगा, असल में ये इनको तो मैं अब वहाँ ले जाता हूँ तब सजा दूंगा इनको। बताइए। तो देखिए, जैसी अज्ञे के बारे में प्रचारित था, जो हमने सुने थे, ऐसे हैं बड़े घमंडियाँ, उसके सर्वथा विपरीत हमने पाया अज्ञेय को। बहुत कम बोलते हैं, खूब प्रेम से बोलते थे वो। जहाँ उनका मतलब जम गया, आनंद आ गया उनको, तो कोई आत्मा अभिव्यक्ति में कोई कसर छोड़ते ही नहीं थे वो। हाँ, बड़े इम्पल्सिव आदमी थे। तो इस तरह से अज्ञेय से हमारा संबंध आरंभ हुआ, जो कि 7-8 साल तक, क्या और भी आगे, आखिरी क्षण तक चलता है। जैनेन्द्र जी से भी हमारी बड़ी ही आत्मीय संबंध हमारा रहा। वो भी हमारे जो फादर इन लॉ थे, वीरेंद्र कुमार जैन, है ना, उनको भी वो बहुत पसंद करते थे। और जैनेन्द्र जी जब भी वहाँ भोपाल आते थे ना, उनके ठहरने का इंतज़ाम तो दूसरी जगह होता था बाकायदा, लेकिन उनका रहा, आए नहीं कि भाई एक ऑटो करके सीधे हमारे घर आ जाते थे जैनेन्द्र जी। हाँ, सीधे। वो तो अज्ञे से भी ज़्यादा, अज्ञे तो कम, कुल मिलाकर कम बोलने वाले थे, लेकिन जैनेन्द्र जी को तो बोलने का नशा था। समान व्यसनी, समानशील व्यसनी व्यक्ति मिल जाए तो बस हो गया, रंग में आ जाते थे वो। घंटों घंटों वार्तालाप उनसे चलता था हमारा जैनेन्द्र जी से। और सर, आपके लेखन पे किन लोगों का प्रभाव पड़ा? प्रभाव देखिए, जानते बूझते मैंने किसी को अपना मॉडल नहीं बनाया। मैं बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति रही, मैंने किसी को अपना आदर्श कवि मानकर या मॉडल मान करके उसका अनुकरण किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मेरे मन के निकट आ गए, जिनसे मेरी यानी स्वाभाविक लय मेरे मन की, जिनकी कविता से सध गई, मिल गई, है ना, तो वो प्रभाव तो किसका नहीं पड़ता हम पर। एक बच्चे पर दुनिया भर की चीज़ों का असर पड़ता तो शायद उसका भी पड़ेगा ही। लेकिन उस तरह से मैंने किसी का अनुकरण करने की, किसी के आदर्श पर अपने को ढालने की कोशिश
उस तरह से कभी नहीं की। हाँ, मेरी पसंद के जो कवि थे ना, जो आनंद थे, उनका हो सकता है मेरी प्रारंभिक कविताओं पर, जो मेरे किसी संकलन में नहीं है। मैं जब दर्जा 9 में पढ़ता था ना, तब मेरी कविताएं वहाँ से निकलने वाली शक्ति नाम की साप्ताहिक था। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में शक्ति का भी नाम अमर है। उस वक्त उसका नाम शक्ति नहीं था, अल्मोड़ा अखबार था। समझे आप? तो जी। उस, हाँ, तो शक्ति बन गया वो। तो शक्ति में मेरी प्रारंभिक कविताएं सब शक्ति में छपा करती थी, और भी दो एक ऐसी चीज़ें थी। तो ये था हमारा। आपकी एक कविता है समझ। हाँ, समझ में आप लिखते हैं समझ में, किसने बनाई समझ, हाँ, चीजें किसकी समझ हैं, चीजों से बनी समझ हाँ, या कि चीजें समझ से, चीजों के पीछे पड़ी, चीजों के आगे अड़ी, चीजों के बाहर खड़ी, तू भी क्या चीज है, मेरी समझ वापिस ला, उबार ले अब भी मुझे, नाम रूप चीजों की, काम रूप समझ। सब है। आपकी कविताओं में जो दार्शनिक तत्व है उनकी बहुत अधिकता दिखती है। क्या आप मेरी इस बात से या मेरी इस समझ से या मेरे इस मंतव्य से सहमत हैं? देखिए, इसमें अनर्थ की गुंजाइश है। क्या दार्शनिक भी मैं हूँ। दर्शन में मेरी वैसी ही स्वाभाविक रुचि अनुराग है जैसे कविता में, या कि मानव स्वभाव, मानव चरित्र में, है ना। तो दर्शन मेरे लिए एक दूर का कोई एक बड़ा वो पांडित्य भरा कोई रहस्यपूर्ण संसार नहीं है। दर्शन, हिंदुस्तानी हूँ मैं, दार्शनिक नहीं। हिंदुस्तानी आदमी अगर दार्शनिक प्रवृत्ति का नहीं होगा तो और कौन होगा। दर्शन तो हमारे खून में है भैया, है ना। तो इस तरह से, लेकिन कोई जानबूझकर मैंने कोई दार्शनिक कविता लिखी हो ऐसा कतई नहीं है। ये कविता जो आपने पढ़ी है विशुद्ध कविता है ये, लेकिन इसको, इसमें वो मर्म है, वो बात है जो कि एक दार्शनिक को भी उद्वेलित कर सकती है, उसको भी प्रसन्न कर सकती है, ये इतनी बात है। तो आप में भी कोई दार्शनिक तत्व होगा, तभी आपको पसंद आई, आ गई ये कविता, है ना, ये चीज़। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपने जो शुरुआत में हमारी बातचीत हुई उसमें आपने बताया कि आप अरण्य और कोलाहल कला दोनों में समान रूप से आपको हाँ, आनंद आता रहा। हाँ, हाँ, मैं यह जानना चाहता हूं कि रमेश चंद्र शाह का कवित्व बड़ा है या कथाकार रमेश चंद्र शाह बड़े हैं, या दोनों में किसमें आप अपने को ज्यादा करीब पाते हैं, ज्यादा आपको आनंद की अनुभूति होती है? अब वही बात है, ये दोनों ही विधाएं मुझे जच गई, दोनों ही विधाओं में। लेकिन वैसे कविता ज़्यादा पुरानी, ज़्यादा पुराना प्रेम मेरा जो है वो कविता है। वो बचपन से ही मेरी लय जो है कविता से बध गई थी, है ना। लेकिन दूसरा जो मेरे चरित्र का जो दूसरा पक्ष है, जो सामाजिक है, जो मानव चरित्र की विविधता से चमत्कृत होता है, जिसको अच्छा लगता है लोगों की गपशप सुनना, रोज़ लोगों के लड़ाई झगड़े में भी रुचि लेना, जो एक है ना उसमें एक जिंदा दिली, एक एक जीवन की एक अपार वैविध्य, तो उसमें भी रस था। तो मेरा ख्याल है दोनों ही बातें होंगी मेरी कविता में या मेरी कहानियों में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैंने जो अरण्य कांड कहा अपने जीवन का, जो ये आरण्यक परिवेश से मेरा मोह, मेरा प्रेम है, उसने मेरे मेरे कवित्व को संवारा होगा, उसने मेरे कवित्व को पोषण दिया होगा। और जो ये मेरी मानव चरित्र में दिलचस्पी है, मनुष्य मात्र में, सामाजिक जीवन में, इसने मेरे कथाकार को उत्प्रेरित किया होगा। मेरी कहानियों उपन्यासों में मेरा सामाजिक पक्ष ज़्यादा मुखर है, और मेरी, यानी ये एक सरलीकरण हो जाएगा ऐसा कहना, लेकिन मोटे तौर पर ये सही हो सकता है कि जो मेरा एकांतवासी योगी स्वभाव है वो कविता के निकट मुझे ले गया होगा, ये हो सकता है। सर, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य को लेके बहुत बहस एक बड़े समय में होती रही, खासकर आप लोगों के समय में।
बहुत सारे जो आधुनिक लेखन हुआ है उस पर माना गया कि पाश्चात्य लेखन का बहुत सारा प्रभाव रहा है। इसके अलावा आज के समय में नई वाली हिंदी और पुरानी वाली हिंदी को लेके भी बहुत सारी बातें चर्चाएं होती हैं। ये दो प्रश्न हैं, पाश्चात्य और हिंदी जगत, दोनों के लेखन को आप किस रूप में देखते हैं? अगर मैं कहूं कि आपको मूल्यांकन करना हो तो दोनों को आप किन शब्दों में परिभाषित करेंगे? इसी तरह से जो आज जिन लिखा जा रहा है, ये मेरा दूसरा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ है, चूंकि लेखन की हम बात कर रहे हैं, तो आज जो लिखा जा रहा है और जो आप लोग लिखते रहे हैं, उनमें क्या कोई अंतर आप देखते हैं? अब अंतर तो होगा ही। साहित्य अपने समय के काल चेतना भी होती है उसमें, स्पेस एंड टाइम, देश और काल, ये दो फैक्टर हैं जो कि मनुष्य की कविता को या उपन्यास को, जो भी रचना वो करता है उसको प्रभावित करते ही हैं। और ये बदलते हैं, स्पेस बदलता है, काल भी बदलता है, काल के अनुसार दूसरी तरह के प्रभाव आ जाते हैं, है ना। अब छायावाद का काल है, जैसे आज का कवि छायावाद युगीन कवि की तरह नहीं लिख सकता, चाहे तो भी नहीं लिख सकता। वो परिस्थितियाँ नहीं है, वो युग बदल गया, वो रुचि बदल गई, है ना। तो ये चीज़ है। तो अपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ी काव्य पर निर्भर हैं और अंग्रेज़ी साहित्य की नकल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बड़े कवि हैं वो अंग्रेज़ी भी उनको उतनी ज़बरदस्त खूब आती है, अंग्रेज़ी साहित्य से भी उनका वैसा ही है। मैं तो मॉडल मेरे सामने आगे एक आता है, जिस एक कवि को मैंने सबसे ज़्यादा नज़दीकी से जाना, जिसका इतना सत्संग मुझे मिला और जिसका इतना स्नेह भी मुझे मिला, आगे उनका ही उदाहरण सामने रखूं। बढ़िया अंग्रेज़ी, वो भी मेरी तरह साइंस के ग्रेजुएट थे। वो बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए में प्रीवियस तक पढ़ाई की होगी, है ना। तो लेकिन क्या है, उनमें भी उन्होंने खूब पढ़ा, अनुवाद भी किया उन्होंने। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि उनकी कविता में सीधे सीधे आधुनिक यूरोपीय या अंग्रेज़ी कविता का ऐसा सीधा असर हो, उनका अनुकरण उन्होंने किया हो, कतई नहीं। नितांत मौलिक अभिव्यक्ति, क्या मुक्तिबोध, क्या ज्ञेय, हैं, और क्या मेरे गुरु विजय देव नारायण शाही, जो जनरल इंग्लिश की क्लास लेने आते थे हमारी बीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उनसे भी मेरा बहुत ही गहरा नाता बना। ज़्यादातर मेरा नाता पता नहीं कैसे सोशलिस्टों से बना। जो सोशलिस्ट थे अपने विचारों में, ये संयोग की बात हो सकती है, उन्हीं की कविता भी और उनका साहित्य भी मुझे सबसे ज़्यादा अंतरंग अनुभव उन्हीं के साथ का हुआ। तो ये लोग जो थे ना, लक्ष्मीकांत वर्मा थे और बाद में श्री राम वर्मा भी थे, कई मलयज मेरे सबसे गहरे दोस्त और बड़े आलोचकीय मस्तिष्क वाले ज़बरदस्त, है ना, उनसे भी मेरी। तो इलाहाबाद जो है मेरी मनोरचना में, अल्मोड़ा के बाद अगर किसी नगर का सबसे ज़्यादा महत्व है तो वो है इलाहाबाद, है ना। जहाँ से जब मैं बीएससी कर रहा था उस ज़माने में तो मैं जाने क्या क्या होने का सपना देखता था, महान वैज्ञानिक। तो साहित्य से उतना वो नहीं था मेरा पढ़ाई के दौरान, लेकिन हो गया उस वक्त। फिर बाद में मेरा इलाहाबाद से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया। और ये सब मेरे बहुत निकट, डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन अग्रवाल, हैं, ये सब मेरे सबसे मेरी रुचि के प्रिय कवि, ये सब लोग। और इनका गद्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा। छाया ग्रहण किया हो उन्होंने अंग्रेजी से, ऐसा बिल्कुल नहीं। नितांत मौलिक, 100% मौलिक कविताएं लिखी हैं हमारे बड़े कवियों ने, अच्छे कवियों ने, हैं, चाहे वो अज्ञेय हों, चाहे श्रीकांत वर्मा हो, चाहे श्री राम वर्मा हो, चाहे मलयज हो। ये सब की कविता अपने अपनी व्यक्तिगत सुर साधे हुए है, उसमें कोई नकल नवीसी नहीं है और न कोई ऐसा रौब वो उनको अपना दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डायरी है, हाँ। आपकी जो डायरी है अकेला मेला, हाँ।
उसमें आपने एलियट से लेके, गांधी से लेके, प्रसाद से लेके, जायसी, अज्ञे, निर्मल वर्मा, मनु भाई पंचोली, बहुत सारे लोगों का उल्लेख किया है। मेरी एक डायरी नहीं है, हाँ, अकेला मेला मेरी पहली डायरी है। उसके बाद मेरी 4 डायरी पुस्तकें और छपी है। कुल 5 संकलन है सिर्फ डायरी के मेरे। ये ये डायरी कब से, मतलब किस काल से, किस कालखंड से आपने उसको लिया, और किस कालखंड तक आप आए हैं? देर में लिखा मैंने, डायरी लिखना मैंने बाद में शुरू किया। यानी निबंध बहुत पहले से लिखने लगा, कविता तो खैर बचपन से ही लिखता था, हैं। और कहानी उपन्यास भी बहुत जल्द। डायरी तब तक नहीं, डायरी जरा बाद में आई, प्रौढ़, अत्यंत प्रौढ़ अवस्था में डायरी लिखने का। और उसमें भी फिर मेरा खूब मन रमा, और 5-5 डायरियाँ मेरी छपी हैं, जिनकी कि सौभाग्य है मेरा, अच्छे पाठक मिले, सहृदयी पाठक मिले, जिन्होंने समझा उसके भीतर की वेदना को, उसके भीतर के उल्लास को भी, है ना, कि डायरी आखिर क्यों लिखता है कोई लेखक, क्या चीज़ है उससे, जो कि वो कवि है, कविता कवित्व में उसके निकास मिल ही रहा है, उसको क्या ज़रूरत है उसको डायरी लिखने की। लेकिन है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डायरी में ही सही अभिव्यक्ति पा सकती है ना। ये होता है, हर जी। विधा का एक चरित्र होता है, हर विधा का एक चरित्र होता है। अब चूंकि हमारा चरित्र जो है वो एकांगी नहीं है, हम सोसाइटी को, समाज को के संवेदन भी इतना विपुल हमने पाया, है ना, तो वो सब भी है हमारे मिजाज में, हमारे स्वभाव में। तो उसको भी अभिव्यक्ति मिलनी थी, कहानी में मिली, उपन्यास में मिली। फिर घोर एकांत भी हमने जिया है, हम घंटों रह सकते हैं, कई दिनों तक बिना किसी साथ के, बिना किसी यारी दोस्ती के अकेले में रह सकते हैं। वो भी हमारा उतना ही बड़ा व्यसन है, समझे आप जयप्रकाश जी, है ना। वो भी जी। उतना ही बड़ा व्यसन है हमारा, जितना अकेलापन एकांतिकता व्यसन है, वैसे ही सामाजिकता भी कोई ढर्रे में ढली हुई सामाजिकता नहीं है हमारी। मनुष्य मानवीय चरित्र का अपार वैविध्य, ये मनुष्य नाम का प्राणी है, कितना चमत्कृत करता है, अपनी क्षुद्रताओं में भी, अपनी विशालताओं में भी, कितना अद्भुत प्राणी है ये। तो उसका संग, उसका सत्संग, उसकी वैरायटी को जानना, ये भी एक लेखक के नेचर में ही होता है, उसके स्वभाव में ही होता है। हाँ। सर, जो हिंदी का भविष्य है, हिंदी साहित्य का आज के समय में, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? अरे भाई, हमको ये भविष्य की चिंता नहीं सताती, न अतीत की चिंता सताती, हमें तो वर्तमान बाधता है। वर्तमान हमारा क्या है, तो वर्तमान काफ़ी क्लेशपूर्ण है, और काफ़ी मतलब ये है कि हम लोग आ, अपने तपस्वी पुरखों को भूल गए हैं। अभी कल ही किसी से बात हो रही थी हमारी, कि क्या कारण है कि अपनी संस्कृति से भी हमारा संबंध शिथिल हो गया है, और प्रकृति से भी संबंध शिथिल हो गया। ये बड़ी भारी ट्रेजेडी है ये। वो कवि क्या, जिसको प्रकृति न व्यापे, प्रकृति जिसके रोम रोम में, रग रग में रची हुई न हो, कवि हो सकता है? वो कैसा कवि है वो? तो कहीं तो कितना वैविध्य है हमारे संस्कृत वाङ्मय में, प्रकृति का कैसा ऐश्वर्य भरा हुआ है। लेखक संघों की क्या भूमिका है, और किसी लेखक के जीवन में पुरस्कारों का क्या महत्व है? देखिए, मैं इस मामले में, मेरी मति और मेरी चिंता, मेरी राय एकदम दो टूक स्पष्ट है। मैं तो, ठीक है, होते हैं लेखक संघ, लेकिन मैं उनको अनिवार्य नहीं मानता, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है, अपने दौर में ही मैं देखता हूँ, लगता है ये लेखक संघ न होते तो भी साहित्य का कोई अहित नहीं होता। अरे साहित्य क्या कोई यानी वो है, क्योंकि अब एक
उस तरह की मजदूरी या कि उस तरह का कोई काम है कि जिससे अपने उस अधिकारों के लिए लड़ना है। लेखक का क्या अधिकार होगा? लेखक के जो है कर्तव्य ही कर्तव्य है। अधिकार तो वो कमाता है, वो अलग बात है, वो अधिकार उसको कोई देता थोड़ी है। तो किस बात की संघबद्धता चाहिए आपको, है ना? तो संघबद्धता ने जितना कुछ अच्छाई भी रही होगी, हो सकता है मैं मुझे बहुत वाजिब कारणों से लेखक संघ के विचार से ही चिढ़ है, तो भी इसके जो संघीय रूप जो मैंने देखा है लेखकों का, उससे मुझे भी तृष्णा ही हुई है। साहित्य जो है, साहित्यकार तो अपने जन्मना सबके साथ होता है, उसको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिकता कौन सिखा सकता है लेखक को? जन्मजात वो तो मानव सहचर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, सबके साथ वो अपनापा अनुभव करता है। जैसा अपनापा चराचर प्रकृति, हम समाजवादी हो हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी हूँ समाजवादी, मानववादी भी हूँ अपने ढंग, लेकिन मैं अपने को मानववादी कहना पसंद नहीं करता। मैं उस देश का आदमी हूँ, उस उस सभ्यता का सदस्य हूँ जो चराचरवादी है, होलिस्टिक है। समझे आप? चराचरवादी हैं हम अपने संस्कार से, मानववादी से ज़्यादा बड़े। मानव को तो मानते ही है, लेकिन जहाँ तक वाद का सवाल है तो चराचर प्रकृति, तो ये है संबंध होना चाहिए लेखक का दोनों से। आपसे बातचीत बहुत संस्कृत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक साहित्यकार को अपने सियासी परिवेश के प्रति कितना जागरूक होना चाहिए या कितना उससे लगाव रखना चाहिए? हाँ भी आवश्यक है, क्योंकि आखिर आप अपने समय में जी रहे हैं, और हमारे समय में राजनीति ने काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि प्रजातंत्र की महिमा है, लोकतंत्र की महिमा है। तो लोक को जागृत होना चाहिए, तभी तो वो लोकतंत्र सार्थक होगा। तो एक राजनीतिक चेतना भी उसमें जागनी ही चाहिए, आवश्यक है वो, उसकी एजुकेशन का पार्ट है। तो जितनी चेतना होनी चाहिए उतनी होती है लेखक में। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी लेखक संघ का, कम्युनिस्ट संघ का सदस्य हो जाए तभी वो लेखक कहलाए। ये बहुत बड़ी गलत फहमी और बहुत बड़ी मूर्खता है ना? ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए, है ना? उसे लेखक अगर स्वतंत्र नहीं है तो कुछ नहीं है, वो लेखक ही नहीं है। किसी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हो जाने से या किसी उसका लेखक नहीं बन जाता है वो। तो मुझे इस प्रकार के जनवादी लेखक संघ या जो प्रगतिशील लेखक, इनकी कोई महान भूमिका मुझे साहित्य में लगती नहीं है। ये नहीं भी होते तो भी साहित्य चलता रहता है। कोई उसके होने में उसका संघों का कोई योगदान नहीं है। लेखक सबसे ज़्यादा जीवंत, संवेदनशील, सबसे ज़्यादा सामाजिक अपने आप ही होता है वो, अपने पेशे से, अपने स्वधर्म से, अपने स्वभाव से। समझे आप? उसके लिए किसी उसका होना, तो इसलिए लेखक संघों की थोड़ी बहुत भूमिका होती है, होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। वरना वो बस वो संघ वो सदस्य ही होकर रह जाता है वो, है ना? प्रचारक होकर रह जाता है। तो मुझे तो बड़ी वितृष्णा है, कोई उसमें रुचि नहीं है इस प्रकार के लेखक संघों के विचार में। नुकसान ही किया है साहित्य का, कोई भला नहीं किया। आप कोई कविता अपनी सुना सकते हैं हमें? क्या बात! शब्द बताओ, जैसे एक छोटी सी कविता, जितनी याद है सुनाता हूँ। शब्द बताओ कहना क्या है, शब्द बताओ कहना क्या है, मेरा तुम्हें तुम्हारा मुझे उलहना क्या है। शब्द बताओ कहना क्या है, शब्द बताओ कहना क्यों है, शब्द बताओ कहना क्यों है, शब्द बताओ सहना क्यों है, तुमने हमको हमने तुमको पहना क्यों है। वाह! इस तरह का है। एक दूसरे, ये जब इमरजेंसी लग गई थी ना, तो भयानक सन्नाटा छाया हुआ है, और लेखक लोग भी ऐसा आचरण कर रहे थे, उनमें भी कोई बड़ा बुरा लगता था उनका आचरण देख करके। तो उस जमाने में एक एक दिन
महीनों की निस्तब्धता के बाद एक कविता मेरे भीतर फूटी अपने आप ही, है ना? और उसे लिख कर के मुझे मुक्ति मिल गई। उसे मिल बहुत ही मुझे हरिश्चंद्र आओ, ये खुल-खुल, ये सम-सम, ये गुल-गुल, ये चम-चम, चलाओ फुलाओ, ये मिट्ठू बराती, वो पिट्ठू संगाती, ये तलवे की ताली, वो हलवे की थाली, हरिश्चंद्र आओ तो ढोलक बजाओ, जो अब भी न आओ जहन्नुम में जाओ। तो इस तरह की कविताएं भी हमने लिखी है। एक कवि का संसार जो होता है ना, कवि जो है वो लय युक्त गति का उपासक होता है। लय में ही अनुभव करता है चीजों को, चेहरों को, मनुष्यों को, साथियों को, प्रकृति को, संस्कृति को भी एक लय में। तो ये लय जो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे एक छोटी सी कविता है, गांठ के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती। क्या बात। के भीतर वह कौन सी गांठ है जो कभी नहीं खुलती। बात के भीतर वह कौन सी बात है जो कभी नहीं बोलती। इतनी ही है कविता। तो बहुत छोटी सी कविता और सुन लीजिए। ये गरीब मोहल्ला सार्वजनिक नल के नीचे रात भर सोते खाली बर्तन। हाँ मैंने देखे हैं, जाने कितने सूर्योदय उनमें। क्या बात। एक गरीब मोहल्ला सार्वजनिक नल के नीचे रात भर सोते खाली बर्तन। हाँ मैंने देखे हैं, जाने कितने सूर्योदय उनमें। आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं अगले सप्ताह ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ बातें मुलाकातें में फिर आपसे मिलूंगा। लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं रमेश चंद्र शाह जी की एक कविता जरूर पढ़ूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। उसका शीर्षक है जीवनी। सब अनर्थ है, कहा अर्थ ने मुझे साध कर। सब अनर्थ है, कहा अर्थ ने मुझे साध कर। तू अनाथ है, कहा नाथ ने मुझे नाथ कर। इसी तरह सह देते आए मुझे मातबर, पहुंचाना घर मगर उन्हें भी मुझे लाद। पनपे खर पतवार सभी तो मुझे खाद कर। इस कविता के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ। तब तक साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद। शाह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।